हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई अभी तक हमने 3 मॉडल टेस्ट पेपर कर लिए थे 10th क्लास से मैथ के। अभी आगे बढ़ते हैं चौथे मॉडल टेस्ट पेपर के ऊपर। भाई एमबीडी का सेकंड पेपर है ये वैसे, ठीक है, तो करते हैं इसको। If two positive integers p and q are expressed as p is equal to x y cube and q is equal to x की power 4 y square z, where x y being the prime numbers, then HCF of p q will be। भाई p की वैल्यू दे रखी है इसने p is equal to x y square और q is equal to x की पावर 4 y की पावर 2 z। ठीक है, तो हमने HCF निकालना है पी क्यू का। HCF पी क्यू ये निकालना है। तो भाई देखो, मैंने पहले भी बताया था, जब HCF की बात होगी तो जो सबसे कम बार आया हुआ है वो उठा के लिख लो भाई। ठीक है, जो दोनों में हो बट कम बार आया हो। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे x की पावर 4 है तो x आ जाएगा। यहाँ पे y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया। z नहीं है चलेगा। क्लियर हो गया, ये इसका HCF हो गया। दूसरे तरीके से देखना है, हम इसको करेंगे भाई x इंटू वाई इंटू वाई। क्लियर, इसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 हो गए, इंटू वाई इंटू जेड। अब कॉमन देखो भाई, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, हमने लिख लिया। यहाँ पे y है, ये वाला y हो गया y, और एक और y है, ये वाला पावर में हो गया, और कुछ है ही नहीं, तो ये आपका HCF हो गया। तो जो दोनों में आया हो बट सबसे कम बार हो वो HCF लेके चलना है। LCM में क्या होगा, जो ज्यादा बार हो। क्लियर है, दोनों की कंडीशन नहीं है उसमें जो ज्यादा बार आ रहा हो वो ही लिखना है। क्लियर, तो पहले सम का आंसर हो गया एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर है भाई। 2√3, हमें पता है √3 एक इरेशनल नंबर होता है। भाई √3 कैसा है, इरेशनल है, तो 2√3 भी इरेशनल होगा। ठीक है, √9 हमारा क्या होता है 3, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, 2 प्लस √9, ठीक है, 2 प्लस √9 कितना होता है 3, दैट इज इक्वल टू 5, तो ये कैसा हो गया रैशनल हो गया। और 2 प्लस √4 कितना होता है भाई 2, ठीक है, तो 2 प्लस 2 4 आ गया, तो ये भी हमारा कैसा है रैशनल है। तो मतलब 2√3 कैसा हो गया हमारा भाई इरेशनल नंबर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया है। ठीक है, ओके, इरेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स का अगर तुम स्क्वायर रूट कर देते हो तो हमारा कैसा आएगा इरेशनल नंबर आएगा। ओके, ठीक है, सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखो भाई, इसने कहा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमें सम ऑफ जीरोस निकाल के दिखाने हैं। तो भाई सबसे पहली बात हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इस फॉर्म में होती है, तो क्या करेंगे, यहां से a इज इक्वल टू कितना आ गया 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -3 हो गया भाई। और सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे भाई, सम ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय a। ये होता है ना, -b बाय a होता है भाई। तो क्या हो गया भाई, -b बाय a बोले तो -5 बाय a की वैल्यू 2। तो सम ऑफ जीरोस कितना आ गया इसका -5 बाय 2। डायरेक्ट ऐसे ही करना है। अगर यहीं पे आपको करना होता प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, होता है अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू c बाय a। भाई अल्फा बीटा निकालने की आवश्यकता नहीं है, c बाय a बोले तो -3 बाय 2 हो गया, सवाल खत्म। ठीक है, तो अभी के लिए ये पूछा था, तो आंसर क्या है -5 बाय 2। देख लेते हैं, आंसर सी हमारा करेक्ट हो गया -5 बाय 2। ओके, ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। 30th टर्म ऑफ एपी 10 7 4 इज भाई 10 7 4 ... 30th
टर्म, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू 7 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू -3। ए 30 निकालना है भाई, क्या होता है ए प्लस 29 डी होता है, ठीक है। ए की वैल्यू 10 प्लस 29 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 87, कितना आ गया भाई माइनस का 77। भाई एक सम यहाँ से कंफर्म आता है, तो ध्यान से देखो इस चीज को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस k प्लस 2, के एक्स आएगा भाई, यहाँ पे मिसप्रिंट है, के एक्स प्लस 2 आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ k इज, भाई इक्वेशन दे दी 2x² प्लस के एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इक्वल रूट्स दे रखे हैं भाई, क्या लिखेंगे, 4 इक्वल रूट्स, क्या होगा d है ना इक्वल टू 0 होगा। d बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, मतलब b² माइनस 4ac हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू k है और c इज इक्वल टू 2 आ जाएगा भाई। ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c से हमने इसको कंपेयर करवा दिया। तो b की वैल्यू बोले तो k² माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू 2, c की वैल्यू इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा k² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो k² इज इक्वल टू आ गया 16k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, क्या आ जाएगा भाई प्लस माइनस 4, दोनों के दोनों होंगे भाई। यहाँ पे मिस्टेक मत कर लेना कि -4 का स्क्वायर भी हमारा 16 होता है और प्लस के 4 का स्क्वायर भी हमारा 16 ही होता है, तो मिस्टेक ना करियो भाई, गलती हो जाएगी। क्या आंसर आ गया +-4, क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द जॉइनिंग ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन रेशियो 2:3 इज, हमने एक लाइन बनाई भाई, ए बी नाम दे देते हैं इसको, और एक ये पॉइंट है, मैं इसको पी नाम दे रहा हूँ, ये डिवाइड करवाने लग रहा है कितने पे भाई 2:3 पे, 2:3। इसको हम कुछ देर के लिए xy मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो जाएंगे, ठीक है। तो a के कोऑर्डिनेट्स इसने कहा है -1, 7 और ये दे रखा है 4, -3, ठीक है। तो p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। तो जब ऐसी बात आ जाए तो हमें एक ही फॉर्मूला याद आना चाहिए भाई, क्या, सेक्शन फॉर्मूला, क्या कहलाता है वो, xy इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो ये हमारा m1 और ये हमारा m2 हो गया। तो वैल्यू अप्लाई करवा दे फार्मूले में, तो xy इज इक्वल टू क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू m1 बोले तो 2, x2 बोले तो 4 प्लस m2 3, x1 -1 बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 3 कोमा m1 y2, m1 बोले तो 2, y2 की वैल्यू कितनी है भाई -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 7 बाय 2 प्लस 3, कितना आ गया 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5, 5 बाय 5 कोमा -6 प्लस 21 15, 15 बाय 5, 5 से 5 कट गया, ये कट गया 3 पे, तो x y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 1 पे गया ना, 1,3, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया भाई इस सवाल का, नोट करो इसको जल्दी से। तो इसका ऑप्शन आ गया डी भाई, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस सम को देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड क्यू आर पी आर सिमिलर, तो इनमें से कौन सा रूल हमें यहाँ पे बताया गया कि ये सिमिलरिटी के लिए है, कौन सा क्राइटेरिया हमने यहाँ पे यूज किया है, देखते हैं। देखो ये 2 साइड है, ये 4 है,
ठीक है, वो 2/4 किया दैट इज इक्वल टू 1/2, 3/6 किया वो भी 1/2 और 2.5/5 किया तो दैट इज 1/2। तो यहाँ पे S और S तीनों साइड्स का रेशियो वाला आ गया, तो रूल कौन सा लगा दिया, C, S। नेक्स्ट देखो, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। भाई एक सर्कल बनाया हमने, ये एक सर्कल हो गया, ये कोई पॉइंट है Q, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 24, ये हम रेडियस ले लेते हैं और ये हो गया सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, ये O हो जाता है और इसको हम, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया तो हम इसको P लेके चलते हैं। तो पी क्यू की वैल्यू 24 है और हमें पता है कि ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का बनाता है, ठीक है। अब इसने कहा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये 25 दे रखी है, ठीक है। तो अभी हमें बतानी है रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल बोले तो फ्रॉम ट्राइंगल ओ पी क्यू, एंगल पी कितने का, 90 डिग्री, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या आ जाएगा भाई, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू बोले तो निकाल 25 दे रखा है, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी कितना है ये निकालना है, प्लस पी क्यू कितना है भाई 24, इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, ये इधर आके माइनस हो गया 576, 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 49, तो ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। आना है प्लस माइनस 7, बट रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी विल टेक ओनली पॉजिटिव 7। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी आ गई भाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, if tangents PA and PB from point P to a circle of center O are inclined each other at angle 60 degree then POA is equal to, भाई ये सम बार बार आने लग रहा है। एक सर्कल बनाया हमने ये वाला, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से हमने एक टेंजेंट खींच दी और दूसरी टेंजेंट ये होगी, ठीक है, और ये P है, ये A है और ये है हमारा B, ये सेंटर हो गया, इधर से मिला दिया हमने, ये रेडियस होगी भाई, ठीक है। इंक्लाइन कर रहा है 60 डिग्री पे, तो एंगल निकालना है POA, बोले तो ये वाला O है, तो इधर से ये वाला एंगल, ठीक है। उसके ऊपर बाद में बढ़ेंगे भाई, पहले जो चीज़ गिवन है ना उस चीज़ पे चलते हैं। तो ये 60 का, ये 90 का, ये भी 90 का, ठीक है। तो एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360, बार बार बता चुका हूं भाई, सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है। तो P की वैल्यू है 60 प्लस A की वैल्यू 90 प्लस O निकालना है, B की वैल्यू 90 इज इक्वल टू 360, तो 60 150 240, 240 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360, तो एंगल O कितने का आ गया 360 माइनस 240, एंगल O इज इक्वल टू 120 का आ गया भाई, क्लियर है। एंगल O कितने का आ गया 120 का, वैसे मैं पहले करवा चुका हूं। अगर हमें POA निकालना है कि POA इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल O, दैट मीन्स 1/2 ऑफ 120, बट 60 का आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, बट फिर भी इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से कर रहे हैं, बड़ा सम भी आ सकता है, फिलहाल ये 1 नंबर में दे रखा है। तो फ्रॉम ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, देखो मैंने ये दो ट्राइंगल लिए, ये लाइन मिला रखी है क्योंकि ये एंगल निकालना है। तो यहाँ से क्या मिला बेटा, यहाँ से मिला हमें कि AO इज इक्वल टू OB, ये है हमारी रेडियस, ठीक है। तो PA इज इक्वल टू PB, ये क्या है टेंजेंट, तो लास्ट की चीज क्या PO इज इक्वल टू PO, ये क्या है हमारी कॉमन, ठीक है। ये तीनों चीज होगी, ठीक है, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया।
क्या आ गया, ट्राइंगल POA इज सिमिलर टू ट्राइंगल POB। क्लियर है ना। अब यहां से हमने लिखा कि एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB दैट इज इक्वल टू, और रीजन दे दिया CPST का। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये एंगल O है, ये POA और POB को मिला के बनाया है कि एंगल POA प्लस एंगल POB इज इक्वल टू एंगल O, है ना। तो POA POB दोनों तो बराबर हैं, तो लिख सकते हैं ना 2 टाइम्स एंगल POA इज इक्वल टू O कितने का, हमारा आया है O 120 का। तो एंगल POA इज इक्वल टू 120/2 कितने का आ गया भाई, 60 डिग्री। ठीक है, यही चीज हमने पहले की थी। अगर 1 नंबर में आ रहा है तो कर सकते हो भाई, क्योंकि ऑप्शन लगाना है, बट अगर सॉल्यूशन करना पड़ गया तो ये करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। भाई 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, इसको सोल्व करना है भाई। 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, 1 माइनस 10 30 के ऊपर कितना होता है, बोलो। 10 30 साइन 30 बाई कोस 30 मतलब 1 बाय रूट 3 इसका स्क्वायर, बाय में 1 प्लस 1 बाय रूट 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे 1 माइनस 1 बाय 3 बाय 1 प्लस 1 बाय 3, दैट मीन्स 3 माइनस 1 बाय 3 और 3 प्लस 1 बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 माइनस 1 हो गया 2 बाय 4 कट किया तो आ गया 1 बाय 2। अब आंसर आ गया 1 बाय 2, बट इन्होंने ऐसा नहीं दिया। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा कोस 60। भाई कोस 60 पे कितना होता है, फिर इन्होंने कहा tan 60, इन्होंने कहा साइन 60 और लास्ट कहा tan 30। ठीक है, तो अलग अलग वैल्यू बताओ। देखो tan 30 की बात करेंगे तो ये तो वैल्यू हमने अभी लिखी है ना 1 बाय रूट 3। ठीक है, साइन 60 की बात करेंगे तो रूट 3/2, tan 60 की बात करेंगे तो होता है रूट 3, और कोस 60 पे कितना होता है 1/2। तो 1/2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। कोस ए की वैल्यू दे रखी है 7/25। कोस ए की वैल्यू दे रखी है भाई हमें। ठीक है, इतनी 7/25। कोस ए इज इक्वल टू 7/25। एक डायग्राम बना लेते हैं। अब क्योंकि इसने यहाँ पे ए दिया है तो ए इधर आ गया, मैंने बी ले लिया और ये सी हो गया। 7/25 भाई कोस ए होता क्या है, कोस ए इज इक्वल टू B/H। बोले तो B कितना आ गया भाई 7K और H कितना आ गया 25K। B कितना है, B बोले तो AB और H बोले तो AC। क्लियर है, तो ये हो गया 7K और ये हो गया 25K। तो अब क्योंकि ऐसा आ गया तो क्यों ना पाइथागोरस लगा लें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हमारा हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर 25K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बोले तो 7K का स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ पे BC लिख दूँ भाई। ठीक है, दैट मीन्स 625K स्क्वायर माइनस ये उधर जाके 49K स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो ये हो गया 576K स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, मीन्स BC इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 24K। ये कितना आ गया 24K। इन्होंने कहा 10 ही निकालना है, 10A बोले तो P/B। P कितना है BC, B कितना है AB, मतलब 24K/7K, K से K कट गया, आंसर आ गया 24/7। कितना हो गया 24/7। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया भाई इसका। ठीक है, नोट करो।
नेक्स्ट हम देखो भाई 12th नंबर सम के ऊपर पढ़ते हैं। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2 एंड हमें निकालना है साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है भाई। ठीक है, ये एनसीईआरटी से बाहर का सम आ गया भाई आपके लिए, तो इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। देखो इन्होंने कहा tan थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको सोल्व कर ले भाई एक बार। कोट थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ कि tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, क्या समस्या है, इज इक्वल टू 2। एलसीएम लिया तो क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा। इधर लेके आए, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1। ओके भाई, इज इक्वल टू 0। देखो अगर इसको a कहें तो ये हो गया a स्क्वायर, इसको b कहें तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2 a बोले तो tan थीटा, और b बोले तो अगर मैं इसके डॉट में 1 कहूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये बन गया भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब भाई tan थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, स्क्वायर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 के ऊपर, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। इट इज पॉसिबल ओनली इफ थीटा इज इक्वल टू 45। क्लियर है। अब थीटा 45 है तो क्यों ना निकाल लें साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा, बोले तो साइन क्यूब 45 प्लस कोस क्यूब 45। अब साइन 45 कितना होता है भाई, 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 1/√2 इसका स्क्वायर, कितना आ गया भाई, ये हो गया क्यूब है भाई, क्यूब है 1/2√2 प्लस 1/2√2 दैट इज इक्वल टू, एलसीएम लिया तो 2√2 आ गया, ये हो गया 1 प्लस 1, दैट मीन्स क्या आ गया भाई आपका 2/2√2, 2 से 2 कट गया, आंसर हो गया 1/√2। ठीक है, तो देखते हैं क्या 1/√2 हमारा ऑप्शन में है। अरे नहीं है भाई, 1/√2 तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, बट 1 तो है नहीं, 1/2 भी नहीं आएगा, √2 भी नहीं, क्या ये ऑप्शन हो सकता है। देखो 1/√2 लिखा है इसने, अगर मैं इसको रेशनलाइज करवा दूँ तो कितना आ जाएगा आपका, ये इसका करेंगे तो कितना हो गया 2 और ऊपर हो गया √2, तो रेशनलाइज करके इन्होंने आंसर दे रखा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया हमारा। रेशनलाइजेशन करने के बाद आया है भाई ये। ठीक है, नोट करो। Next sum. If the length of minute hand of a clock is 14 centimeter, area swept by minute hand in 5 minutes। पहले भी आ चुका है भाई ये सम, इसको फिर से कर लेते हैं एक बार से। ठीक है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड दे रखी है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो कि हम आर लेंगे वो है 14 सेंटीमीटर। थीटा निकालना है भाई, थीटा। अब देखो 360 की घड़ी है तो कंप्लीट सर्कल बनाने में 360 का एंगल बनाएगी भाई। ठीक है, अब बाय में अगर मैं बात करूं 60 इंटू में कर दिया 5, क्लियर है, तो 0 से 0 ये घट गया 6 से, तो ये क्या है, एंगल मेड इन 5 मिनट। अब बात करोगे सर 60 से क्यों डिवाइड करवाया भाई, 360 का एंगल है ना वो 60 मिनट में बना रहा है। ठीक है, तो ये 60 वहां से आया, 360 का एंगल बनाया 60 मिनट में, एक का एंगल बनाएगा, 60 का एंगल बनाया 360 में, एक का एंगल बनाएगा 360/60 और 5 मिनट में बनाएगा 360/60 गुना 5, तब आया है ये। ओके, तो एरिया स्वेप्ट इन 5 मिनट,
अब अगर बात करें ये 12 है, ये यहाँ पे 1 है, तो इसके बीच में 5 मिनट हो गया, तो ये हो गया भाई हमारा, और ये है हमारा सेक्टर, मीन्स पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू है हमारी 14 इंटू 14 इंटू थीटा की वैल्यू है भाई कितनी 30/360। 0 से 0 कट गया, 3 से कट गया 12 पे, 7 2 से कट गया फिर 6 पे, फिर 2 से कट गया 7 पे, 2 से कट गया 3 पे, ये हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। What will be the length of arc of a sector of angle theta? देखो लेंथ ऑफ आर्क की बात करेंगे, जैसे ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर है और ये एंगल बनाया थीटा का, तो ये वाला एरिया, मैं इसको डार्क कर रहा हूँ भाई, ये वाला एरिया जो है ना, ये हमारी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर्क है ये। तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला होता है 2πr थीटा बाय 360। ठीक है, क्या होता है 2πr थीटा बाय 360। नेक्स्ट सम देखो भाई 15th सम, डैश विल बी सरफेस एरिया ऑफ सेमी सर्कल वोज रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कल दे दिया भाई, ये वाला सेमी सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, रेडियस 4 होगी, तो हमें इसका बताना है एरिया। r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाय में 2। क्या होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4 इंटू 4, ठीक है, बाय में 2 यहाँ पे आ गया, 2 से 2 पे कट गया भाई, ये आ गया 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सम नंबर 16 देखो भाई, व्हाट इज द मीन ऑफ फॉलोइंग डाटा। इस डाटा का मीन क्या होगा। डाटा दे रखा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, मीन निकालना है, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बाई में कितनी टर्म्स है 5, तो कितना हो गया 4 और 2 6, 6 12 और 8 20 और 10 30, 30/5 कितना हो गया भाई 6 हो गया इसका मीन। क्लियर है। मीन निकालते टाइम याद रखना है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला होता है हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सम नंबर 17, इस डाटा का मोड क्या होगा। डाटा लिख लेते हैं भाई एक बार। डाटा है 3 2 5 0 4 3 4 2 4। सबसे पहले एक काम करें, हम इसको क्या कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं भाई। सबसे पहले आ गया 0, क्या 0 हो रहा है नहीं 2 2 बार है भाई, ठीक है। 2 के बाद क्या 3 देखते हैं 1 2 2 टाइम्स 3 दे दिया भाई, ठीक है। 4 कितनी बार है 1 2 3 3 टाइम्स 4 है, और 5 कितनी बार है 1 बार है, ठीक है। तो अब मोड की बात करेंगे ना, तो मोड क्या होता है जो सबसे ज्यादा आया हो, जो सबसे ज्यादा बार हो, तो क्या है 4 है, तो आंसर क्या आ गया इसका 4। तो इसका डाटा का मोड कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई। क्लियर है। नेक्स्ट सम नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। A bag contains 4 red and 6 black balls. A ball is drawn random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? एक बैग में 4 रेड और 6 ब्लैक बॉल है भाई। रेड बॉल कितनी है 4, ब्लैक बॉल कितनी है 6, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, टोटल कितनी होगी भाई ये बॉल, टोटल बॉल्स 10 होगी ना। प्रोबेबिलिटी किसकी गेटिंग अ रेड बॉल, तो क्या आ जाएगा इसका फार्मूला भाई, नंबर ऑफ रेड बॉल
मतलब फेवरेबल केस ऑफ इवेंट बाय में टोटल बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है भाई 4, टोटल बॉल कितनी है भाई 10, कट किया 2 2 जा 4 2 5 जा, मतलब 2/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है भाई। नेक्स्ट हम देखो एसर्शन रीजन से रिलेटेड सम आ गए भाई। पहला बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। रीजन और वो दोनों ट्रू है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन ट्रू है एसर्शन फॉल्स, सॉरी एसर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, या एसर्शन फॉल्स है रीजन ट्रू है, इस चीज़ के ऊपर है भाई। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी HCF ऑफ ए बी इंटू LCM ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। बिल्कुल सही बात कही भाई। देखो ये फार्मूला होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया भाई। अब जो दूसरी बात इसने कही उसके ऊपर चलते हैं भाई। HCF ऑफ टू नंबर इज 4। HCF दे रखा है कितना 4, बस यहीं पे लिख लेते हैं भाई, ये हमारा 4 दे दिया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 192। अब ये इनकी प्रोडक्ट है ना 192 दे दी भाई। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और इसने कहा देन देयर LCM इज 25। भाई LCM इसका 25। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये बराबर आ गया? इनकी मल्टीप्लाई की तो 100 आ गया, ये 192। अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, तो ये तो बात गलत होगी। तो असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है। असर्शन जो हमारा ट्रू है और रीजन क्या है हमारा फॉल्स, तो क्या हो जाएगा इसका? असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया इसका भाई। नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हैं भाई। असर्शन दे रखा है हमारा, पॉइंट ये दे रखे हैं चारों, ये एक रोम्बस बनाते हैं भाई। पहले इसी चीज के ऊपर चलते हैं कि ये रोम्बस बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो रोम्बस के लिए भाई मैं शेप बना लेता हूँ। सपोज करो कि ये शेप बनाई भाई मैंने। ठीक है, A B C और D। A की वैल्यू है 1 5, ठीक है, B की वैल्यू है -1 और 2, C की वैल्यू है 1 और -1, और D की वैल्यू है 3 2। ठीक है, तो रोम्बस क्या होता है कि अगर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD आ गया तो वो हमारा रोम्बस होगा। इसके अलावा AC इज नॉट इक्वल टू BD भी होना चाहिए। तो पहले तो चेक करेंगे कि ये वाले हैं कि नहीं है भाई, ये भी तो चेक करना पड़ेगा। तो AB निकाला भाई पहले हमने, सॉरी AB निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला से क्या होगा -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -5, 2 -5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हो गया -2 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर अंडर द रूट आ गया भाई। ये हो गया 4 + 9 √13 आ गया भाई। AB की वैल्यू आ गई। अब निकाल लेते हैं BC की वैल्यू। BC की वैल्यू करेंगे ये वाली, ये हो गया -1 माइनस इंटू -1 इसका स्क्वायर प्लस में आ गया 2 माइनस इंटू -1 इसका स्क्वायर अंडर द रूट। ये वही आ गया भाई 2 का स्क्वायर प्लस में आ गया 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो वही √13। दो चीजें सेम आ गई भाई। ठीक है, अब निकाल लेते हैं कौन सा तीसरा CD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भाई आपका? CD आ गया ये 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू -1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। कितना आ जाएगा? 3 - 1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर हो गया भाई, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया √13। तो CD भी सेम आ गया। अब निकालते हैं AD निकालेंगे तो 1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना आ गया भाई? सेम आ गया √13 भाई। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू
AD आ गया। अब ये आगे तो यार ये तो स्क्वायर का भी तो होता है, तो हम क्या लिखेंगे, इट में बी अ स्क्वायर और अ रोम्बस। ठीक है, क्लियर होगी। अब अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर और रोम्बस के लिए चेक करना है तो क्या करेंगे, AC और BD और निकालो भाई, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, बट एक स्क्वायर हमेशा एक रोम्बस होता है भाई। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट क्योंकि इनमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम कहेंगे कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो क्लियर है, तो निकाल लेते हैं भाई AC बोले तो अभी हम निकालेंगे, A की वैल्यू है 1 और C 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो गया 0 प्लस में -6 का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब √36 कितना आ गया भाई 6। अब BD और निकाल लेते हैं, AC और BD इसके डायगोनल्स हैं भाई, AC और BD की बात करते हैं तो ये हमारा AC हो गया ना, और ये हो गया हमारा BD। तो BD के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 और -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट मीन्स ये आ गया -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स √16, तो कितना आ गया 4 आ गया भाई। AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC BD के बराबर नहीं है, सो इट इज अ रोम्बस। क्लियर है, अगर बराबर हो जाता तो क्या आ जाता भाई, स्क्वायर आ जाता। तो ये तो बिल्कुल ओके हो गया भाई, असर्शन तो हमारा ट्रू हो गया बिल्कुल कि हाँ जी बिल्कुल ओके बात है ये। अभी रीजन के ऊपर चलते हैं। ABCD इज अ रोम्बस इफ ऑल इट्स डायगोनल्स आर अनइक्वल, अगर इसके डायगोनल्स बराबर नहीं है तो ये भी हमारा ट्रू है। असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और वो एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ऑप्शन A इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ऑप्शन A करेक्ट है, नोट कर लो भाई इसको जल्दी से। सम नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 दे रखा है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो भाई एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि भाई निशान चेंज कर दो, ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन 2, निशान चेंज किया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस का। इसको सोल्व किया, ये तो कट गया भाई, ये हो गया 2x और यहाँ पे हो गया -1, तो x इक्वल टू -1/2 आ गया। भाई x की वैल्यू पुट करवा लेते हैं 1 या 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 कर ले, ये हो गया 3 इंटू -1/2 -y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हो गया -3/2 -y इज इक्वल टू 3, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, -y इज इक्वल टू 3 प्लस 3/2, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेते हैं नीचे। ठीक है, तो सोल्व करें इसको, दैट मीन्स एलसीएम आ गया भाई इसका 2, 1 से हो गया 2, 2 3 जा 6 प्लस 3 तो 9/2 मीन्स y माइनस वाई इज इक्वल टू -9 सॉरी प्लस का 9/2, तो y इज इक्वल टू माइनस का 9/2 आपका आंसर हो गया। चेक करके देखें भाई, एक बार इसको चेक और कर लेते हैं यार। चेक कैसे करते हैं भाई, एक इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करवा लेते हैं, मैंने यहाँ पे ही करवा लेते हैं, सेकंड में करवाई। x की वैल्यू -9/2 माइनस वाई की वैल्यू सॉरी ये -1/2 और ये होगी माइनस इंटू -9/2 इज इक्वल टू 4। अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया तो ठीक है, ये हो गया एलसीएम की भाई 9/2 इज इक्वल टू 4, 2 माइनस 9 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 4, 8/2 इज इक्वल टू 4 और ये आ गया 4 इज इक्वल टू 4।
अगर सेम आ गया तो आपका आंसर ठीक है भाई, चेक कर सकते हो इसको ऐसे। सम नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following case, state whether EF is parallel to QR। भाई मैंने डायग्राम बनाया, ये ट्राइंगल PQR है, E है PQ पे, F है PR पे, और हमें प्रूव करवाना है, चेक करना है क्या कि EF पैरेलल है या नहीं है QR के। ठीक है, और ये कब हो सकता है, ये होगा जब PE इज बाई ई क्यू इज इक्वल टू PF बाई FR। तो पहले निकाल लेते हैं भाई, PE बाई ई क्यू, जहां पे जो वैल्यूज गिवन है वो लिखूं भाई। PE की वैल्यू दे रखी है 4, EQ की वैल्यू 4.5, PF की वैल्यू दे रखी है 8 और ये दे रखी है 9। क्लियर है, तो PE बाई EQ किया तो 4 बाई 4.5 आ गया। दूसरा निकालते हैं PF बाय FR, क्या आ जाएगा 8 बाय 9। क्या ये सेम दिख रहा है? नहीं, बट है भाई, 2 से किया 2 4 जा और ये हो गया 4.5, कितना आ गया 4 बाय 4.5, सेम तो हो गया। मतलब PE बाय EQ इज इक्वल टू PF बाय FR बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या आ जाएगा, EF इज पैरेलल टू QR। नेक्स्ट सम देख लेते हैं भाई एक बार। ABC ट्राइंगल में DE पैरेलल टू AC है एंड DF पैरेलल टू AE दे रखा है, तो प्रूव करवाना है कि BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC। देखो भाई, एक ट्राइंगल है ABC जिसके अंदर क्या है कि ये जो DE है ना AC के पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू AC, ये गिवन है। और दूसरी चीज गिवन क्या है कि DF जो है वो पैरेलल है AE के। क्लियर है, ये दोनों चीजें पैरेलल गिवन है। तो टू प्रूव में क्या आ गया भाई, टू प्रूव में कहा कि BF बाय FE इज इक्वल टू BE बाय EC। ये हमें प्रूव करवा के दिखाना है। देखो भाई, एक ट्राइंगल ले लेता हूं मैं, जैसे ट्राइंगल ABC, मैं फिर से बना रहा हूं ABC और AC के पैरेलल दे रखा है DE, मैंने ये लिया सिर्फ D और E। अब क्या है, इन ट्राइंगल ABC क्या है कि DE पैरेलल है AC के। अब जब DE पैरेलल टू AC आ गया तो भाई BPT आ गया, यहाँ पे थेल्स भाई साहब ने अपना काम कराया। तो क्या कहेंगे कि BD बाय AD इज इक्वल टू BE बाय AC। कहाँ से आ गया भाई, ये इक्वेशन 1 और ये रीजन हो गया इसका BPT। क्लियर है, अब आगे देखो, ये तो हो गया हमारा। अब इसका काम तो हमने कर लिया, इसका भी तो करना पड़ेगा कि ये ऐसे ही एक ट्राइंगल ऐसे बन गया और ये पैरेलल दे दिया भाई। अब ये B है, ये A है और ये E है, यहाँ पे D और ये हो गया F। ठीक है, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल कौन सा ABE क्या गिवन है कि DF इज पैरेलल टू AE, ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा, BD बाय AD इज इक्वल टू BF बाय FE। ये भी इक्वेशन 2 और ये भी कहाँ से आ गई, इन्हीं भाई साहब की मेहरबानी है भाई BPT की। ठीक है, अब दो इक्वेशन आ गई भाई हमारे पास, इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा भाई। देखो BD बाय AD दोनों के पास है, तो क्या कहेंगे BE बाय EC इज इक्वल टू BF बाय FE। यही तो प्रूव करवाना था, हेंस प्रूव्ड। भाई ये अलग अलग डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया था।
नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं भाई। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. Find the radius of circle। फिर से ऐसा एक सम आ गया भाई 10th चैप्टर से, सर्कल से। ये दे रखा है भाई, एक एक्सटर्नल पॉइंट दे रखा है O, यहाँ से लेंथ ऑफ टेंजेंट दे रखी है 4 और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर दे रखी है 5, तो रेडियस ऑफ सर्कल निकालनी है। हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू, रेडियस परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, क्लियर है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लग गई ना यहाँ पे, तो हम लिखेंगे क्या, यही चीजें करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहेगी पाइथागोरस की भाई, ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए ओ बोले तो 5, इसका स्क्वायर, ओ बी की वैल्यू हमें निकालनी है, प्लस ए बी दे रखा है 4, इसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 इधर आके माइनस हो गया, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। ठीक है, तो 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू, तो ओ बी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 3। तो रेडियस ऑफ सर्कल 3 सेंटीमीटर। सम नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, ये इवेलुएट करके दिखाना है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करके दिखानी है। ठीक है, तो करते हैं भाई इसको। साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 और कोस 60। भाई साइन 60 पे कितना होता है, √3/2, कोस 30 पे 1/2, प्लस साइन 30 पे कितना होता है 1/2, और कोस 60 पे कितना होता है √3/2। ये हो गया √3/4 प्लस √3/4, दोनों सेम है, नीचे तो एलसीएम 4 आ गया यहाँ से, दैट मीन्स √3 प्लस √3 कितना आ गया 2√3/4, मीन्स कट करोगे तो √3/2। ये आपका आंसर हो गया भाई सम का। नेक्स्ट हम देखो, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये रेडियस होगी, एंगल बनाया 60 का और रेडियस है 6। क्लियर है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, रेडियस कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे रखा है 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला हमें पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 मीन्स 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 60/360, कट किया 6 पे, 6 से 6 मतलब 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला याद रखो भाई, सवाल हो जाएंगे आसानी से। ठीक, 25 का और वाला देख लेते हैं भाई। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। देखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है, कितना 22 सेंटीमीटर। भाई सर्कमफ्रेंस होता क्या है 2πr इज इक्वल टू 22, बोले तो r इज इक्वल टू 22 इंटू 1/2 इंटू 7/22। भाई ये वैल्यू अप्लाई करवा दी मैंने, 22 से 22 कट गया, ये कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। ओके हो गया यहाँ तक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर, बाय में आ गया 4/, मीन्स 1/4 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कट गया, ठीक है, तो 2 से कट गया 11 पे, ये हो गया 77/4 टू जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सम नंबर 26 देखो भाई, हर पेपर में आया है ये अभी तक का। प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। प्रूव करवाना है रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि रूट थ्री एक रैशनल है। लेट अस एज्यूम दैट रूट थ्री इज रैशनल, so we can find some integer a comma b such that root 3 is equal to a by b, where a and b are co-prime integers। कोप्राइम कौन से होते हैं, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में एक के अलावा कोई भी चीज कॉमन नहीं होती, कोप्राइम कहलाती है। तो ये हो गया भाई। अब इसको सोल्व करते हैं। रूट थ्री इज इक्वल टू ए बाई बी, दैट मीन्स ये ऊपर चला जाएगा, बी रूट थ्री इज इक्वल टू ए, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्या आ गया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आ गया भाई। यहां पे अगर करेंगे स्क्वायर, ये रूट थ्री का 3 हो गया। इट मींस कि भाई ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय किससे, 3। सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर ए स्क्वायर 3 से डिवाइड है तो ए भी 3 से डिवाइड होगा। लेट ए इज इक्वल टू, हम कुछ और मान लेते हैं, 3c। c क्या है, इज एन इंटीजर। तो यहां पे आ गया भाई 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर, मीन्स 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, कट किया तो 3 पे कितना आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अरे सेम तो बात आ गई ना, ऐसे ही कुछ दिख रहा है। यहाँ पे इसका तात्पर्य क्या हो गया भाई, यहाँ पे इसका मतलब हो गया, सो बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर बी स्क्वायर भी 3 से डिवाइड है तो बी भी 3 से डिवाइड होगा। यहां से हमें ये पता चला भाई, ठीक है। बट यार एक समस्या होगी यहाँ से, तो हमने तो सबसे पहले ये क्या माने थे भाई, इनको को प्राइम माना था। अब क्या बात आ गई कि ए है ना वो 3 से डिवाइड हो रहा है भाई। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इज डिविजिबल बाय 3, और बी भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये तो पंगा हो गया। सो वी कंक्लूड दैट A and B have at least one common factor 3, ठीक है। तो एक कॉमन फैक्टर है भाई इनका 3। इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट A and B are co-prime। इससे तो ये गड़बड़ होगी कि A और B co-prime है, जो कि हमने माना था। दिस कॉन्ट्राडिक्शन arises due to our wrong assumption that root 3 is rational. So we can say that root 3 is irrational। ठीक है, तो ये कंप्लीट सम है भाई, कंफर्म आता है, इम्पोर्टेंट है भाई ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट सम है, तो ज़रूर इसको अच्छे से समझ के करना है।
Sum number 27. Find the zeros of quadratic polynomial 4u square plus 8u and verify the relationship between zeros and the coefficients. ठीक है, 4u square plus 8u is equal to 0 करें. ठीक है, पहले जीरोस निकाल लेते हैं भाई. ये हमने यहाँ से 4u को कॉमन निकाला, ये होगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मीन्स 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो u की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई और u की वैल्यू माइनस का 2 आ गई भाई. ठीक है, अगर मैं इसको करूँ au स्क्वायर प्लस bu प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर, तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8 और c इज इक्वल टू नहीं है तो 0. ठीक है, तो रिलेशनशिप देखते हैं भाई. बिटवीन वेरिफिकेशन ऑफ zeros and coefficient means sum of zeros is equal to alpha plus beta माइनस बी बाई सी. ठीक है, अल्फा हम इसको मान लेते हैं, बीटा इसको मान लेते हैं भाई. मान लिया तो करो. अल्फा की वैल्यू है हमारी 0 प्लस में माइनस 2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू है हमारी 8 बाई में ए की वैल्यू 4, बट आगे निशान है माइनस का तो ये कट गया 2 पे. माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2. एक चीज़ तो प्रूव होगी भाई, माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया. अब दूसरी चीज़ के ऊपर हो चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी वाई. अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई? 0. बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस 2. सी की वैल्यू है 0 बाई में 4. 0 इज इक्वल टू 0 आ गया ना, हेंस वेरीफाइड. हो गया सम. Sum number 28 देखो. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो भाई पहले प्रेजेंट एज मान लेते हैं नूरी और सोनू की. लेट एज ऑफ नूरी x ईयर्स और सोनू एज ऑफ सोनू हम मान लेते हैं y ईयर्स. ठीक है, यहां तक का हो गया. अब पहला काम क्या है भाई? सबसे पहले हम करेंगे 5 ईयर्स अगो. सिर्फ इस चीज को सोल्व करेंगे. 5 ईयर्स अगो एज ऑफ नूरी. भाई 5 साल पहले की बात करी तो x माइनस 5 हो जाएगी. और सोनू कितने साल का हो गया? y माइनस 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. यहां तक हो गया. अब इसने कहा कि वो कितना है? थ्राइस है. थ्राइस के ऊपर सॉल्यूशन करेंगे भाई. मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स y माइनस 5. ठीक है, मल्टीप्लाई किया x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15. ये इधर आके माइनस, ये उधर जाके प्लस हो गया तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10 आ गया भाई. इक्वेशन 1 आ गई अपने पास. ठीक है, आगे देखो इसने क्या कहा. इसने कहा 10 ईयर्स लेटर. अब सिर्फ इसको सोल्व करेंगे भाई. 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर एज ऑफ नूरी. कितना हो जाएगा भाई? 10 साल बाद तो x प्लस 10 की हो जाएगी ना. और सोनू कितने का हो गया? ये y प्लस 10 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब यहाँ पे पढ़ेंगे भाई. इसने कहा ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. ट्वाइस बोले तो x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस 10. ये हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20. ठीक है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20. ये इधर ये उधर, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 आ गया भाई. इक्वेशन 2 होगी. अपने पास दो इक्वेशन आ गई भाई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. ठीक है, अब फ्रॉम 1 एंड 2 करें. फ्रॉम 1 एंड 2 एलिमिनेशन का यूज कर लेते हैं. सबसे आसान वही है भाई. x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10. ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस कट गया. माइनस का y इज इक्वल टू
-20, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20। पुट वैल्यू ऑफ y इन 1 में रख लेते हैं। x -3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10, x इज इक्वल टू -10 और ये उधर जाके +60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50। हो गया काम, जो वैल्यू चाहिए थी वो तो आगे अपने पास है। सो आगे का काम क्या रह गया, आगे काम आसान सा है कि एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स, ठीक है, और सोनू की एज कितनी आ गई, जो ये y की वैल्यू आई थी 20 ईयर्स। ट्वेंटी 28 का और है भाई, देखो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट लार्जर नंबर x और स्मॉलर y मान ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन्होंने कहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, तो डिफरेंस करें x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इक्वेशन 1। अब दूसरा उसने कहा कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो बड़े वाला x इज इक्वल टू 3y कर लेना, कोई समस्या। फ्रॉम 2 पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, 2 से x की वैल्यू 1 में रखी भाई, x की वैल्यू है 3y, तो यहाँ पे रखा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो ये रह गया 2y इज इक्वल टू, कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 13। तो भाई पुट वैल्यू ऑफ y इन कौन से में रखे, 2 में कर ले 2, ठीक है, ये हो गया x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 39। हो गया समझ। लार्ज नंबर कितना आ गया भाई x है मतलब 39 और स्मॉल 13, हो गया सुन भाई। सम नंबर 29 देखो भाई, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भाई, ठीक है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सोल्व कर लेते हैं भाई इसको। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं भाई, ठीक है, और ये हो गया इसका सेंटर O, ठीक है, और एक टेंजेंट खींच ली भाई मैंने यहाँ से, ये वाली टेंजेंट हमने यहाँ से इसकी खींच दी है, और इसको हम नाम दे देते हैं, ये x हो गया और ये y हो गया, और ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको हम नाम दे देते हैं P। क्लियर होगी बात। जो जो चीज़ें हमने की वो क्या है कि एक सर्कल लिया है और एक टेंजेंट है एक्स वाई, और P के ऊपर ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये शो करवाना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये चीज़ हमें प्रूव करवानी है भाई, ठीक है। अब ये करवानी है तो क्या करेंगे भाई, एक पॉइंट ले लेते हैं, लेट अस टेक ए पॉइंट क्यू। क्यू कहाँ, आउटसाइड द सर्कल, मैंने यहाँ पे क्यू पॉइंट ले लिया और इसको डॉटेड लाइन से मैंने डिनोट करवा दिया, ठीक है। ऑन एक्स वाई अदर देन P, ठीक है। अब P से अलग लेना है यार, P के ऊपर मत लेना, बस मेन बात ये है। तो क्यू इज आउटसाइड, क्यू इज आउटसाइड ऑफ सर्कल। अगर ये सर्कल से बाहर ही लेना है, सर्कल के अंदर अगर आपने सर्कल के ऊपर ले लिया ना, तो वो सीकेंट का काम करेगा ना भाई, तो ठीक है, हमने ये इसकी वजह से बाहर ही लिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखो फ्रॉम फिगर, देखो जो ओ क्यू है, ओ क्यू क्या है, वो हमारा इससे बड़ा दिख रहा है कि नहीं, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ठीक है। अब अगर ओ क्यू ग्रेटर देन है ओपी के, तो हम क्या कहेंगे, सिंस दिस हैपन्स, कब, देखो अगर मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, यहां पे मैंने आर लिया,
तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अगर ये R है तो OR इज ग्रेटर देन OP। अगर मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ये अगर मान के चलो S ले लिया तो OS इज ग्रेटर देन OP। दिख रहा है ना, क्लियर है। तो ये क्या है, हमारा बड़ा ही रहेगा। सिंस दिस हैपन्स फॉर एवरी पॉइंट ऑन लाइन XY एक्सेप्ट P के अलावा हर एक पॉइंट पे ये कंडीशन ट्रू रहेगी अपनी हमेशा। देखो मैंने ये बता भी दिया है भाई यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे सो OP इज शॉर्टेस्ट ऑफ all distance of point O to the points of XY. So OP is perpendicular to XY. क्लियर है। अब एक बात और बता देता हूँ भाई, अगर ये है, मान के चलो ये वाली बात होगी, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, अगर OQ और OP, अगर OP बड़ा होता है ना भाई, तो ये हमारा परपेंडिकुलर नहीं हो सकता था। काहे, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड होती है ना, वो अपनी हाइपोटेनस होती है। तो ये हमारे हाइपोटेनस, जो सबसे बड़ी साइड आएगी वो हमारी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस कहलाएगी भाई। क्लियर है। ये इससे भी बड़ा आएगा, इससे भी बड़ा आएगा, इससे भी, ये वाली साइड हर हाल में बड़ी होगी, तो ये हमारा हाइपोटेनस का वर्क करेगा। तो यहाँ से हमारा ये प्रूवेशन हो गया कि किसी बाहरी बिंदु से अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचते हैं, सॉरी टेंजेंट खींचते हैं, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है और कहीं पे भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। सम नंबर 30 देखो भाई, इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड tan A। अगर साइन ए की वैल्यू 3/4 है, कोस ए और tan A निकालना है। साइन ए 3/4, भाई बना लेते हैं एक फोटो। ये हो गया A, B और C। साइन ए 3/4, वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू P/H। P बोले तो BC, बाय H बोले तो AC, मीन्स इज इक्वल टू 3/4। तो ये हो गया आपका 3 और ये हो गया 4, बट BC इज इक्वल टू 3K मान लेते हैं और AC इज इक्वल टू मान लेते हैं 4K। K लगाना आवश्यक है भाई यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक है भाई, पाइथागोरस का यूज करें, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC स्क्वायर बोले तो 4K का स्क्वायर होल ब्रैकेट में डाल के करना है भाई। BC बोले तो 3K का होल स्क्वायर इज प्लस AB का स्क्वायर, दैट मीन्स 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 7K स्क्वायर। अगर मैं स्क्वायर रूट करना चाहूँ तो AB इज इक्वल टू √7K आ गया भाई। AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7K। ओके हो गया, ठीक है भाई, ये अपने पास √7K आ गया। हमें निकालना क्या है, इसने कहा कोस ए एंड कोस ए। पहले कोस ए क्या होता है, B/H। B की वैल्यू है AB, H की वैल्यू है AC। बोले तो √7K बाय में, सॉरी √7K बाय में 4K, ये कट गया √7/4। tan A की वैल्यू निकालनी है भाई। tan A होता है P/B। P कितना है, BC। ये कितना है, AB। दैट मीन्स 3K बाय √7K। K से K कट गया, 3/√7।
30th सम का और देखते हैं भाई। कोट ए माइनस कोस ए बाय में कोट ए प्लस कोस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 बाय कोसिकेंट ए प्लस 1। तो क्यों ना हम सबसे पहले एलएचएस सोल्व करते हैं भाई। एलएचएस क्या है? कोट ए माइनस कोस ए बाय कोट ए प्लस कोस ए। ठीक है भाई, कोट ए क्या होता है? कोस ए बाय साइन ए माइनस कोस ए बाय कोस ए बाय साइन ए प्लस आ गया कोस ए। इसके नीचे 1 लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देखो ध्यान से, कोस ए दोनों के पास है तो क्यों ना कोस ए कॉमन निकाल ले भाई। ये हो गया कोस ए, यहाँ पे रह गया 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय में नीचे से भी कोस ए कॉमन आ गया 1 बाय साइन ए प्लस 1। देखो कोस से कोस कट गया, ठीक है। क्या रह गया? 1 बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए प्लस 1। अरे 1 बाय साइन क्या होता है? कोसिकेंट ए माइनस 1 बाय कोसिकेंट ए प्लस 1। प्रूव क्या करवाना था? देखो यही तो था, दैट इज इक्वल टू RHS, hence proved। Sum number 31. A box contains 8 red marbles, 5 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box randomly. What is the probability that taken out will be red, white or not green? ठीक है, कर लेते हैं भाई। सबसे पहली चीज पहले लिखेंगे हम क्या? रेड मार्बल्स कितने हैं? 5, वाइट 8 और ग्रीन 4 और भाई टोटल 17 हो गए। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो उसने कही, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल। प्रोबेबिलिटी किसकी? गेटिंग रेड मार्बल। ठीक है, तो बाई नंबर ऑफ रेड मार्बल बाय में टोटल मार्बल। तो नंबर ऑफ रेड वाले कितने हैं भाई? 5 बाय में टोटल कितने हैं भाई? 17। किसका कदम भाई? हो गया। दूसरी प्रोबेबिलिटी कही वाइट मार्बल की। प्रोबेबिलिटी किसकी? गेटिंग अ वाइट मार्बल। कितना हो गया? नंबर ऑफ वाइट मार्बल बाय में टोटल मार्बल। वाइट कितने हैं भाई? 8। टोटल कितने हैं? 17। तीसरी चीज कही नॉट अ ग्रीन मार्बल। कितने भाई? नॉट अ ग्रीन, ग्रीन के अलावा भाई ये है नॉट अ ग्रीन। तो कितने हो गए? 13 बाय 17। और भाई पहले ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 1 माइनस पी अगर मैं जी कहूँ तो दैट मीन्स 1 माइनस 4 बाय 17 कितना आ जाएगा? 13 बाय 17। पहले ग्रीन की निकालनी पड़ेगी भाई, वहां से आएगा फिर। ठीक है, Sum number 32. A train travels 180 km at uniform speed. If speed had been 6 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. एक ट्रेन 180 km पर आवर की स्पीड से चलती है। अगर स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा हो जाए तो सबसे पहले मान लेते हैं यार, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x km per hour. If speed is 6 km per hour more, ज़्यादा होती तो कितनी हो जाती भाई? x प्लस 6 km per hour। टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 180 km। वी नो दैट। क्या जानते हैं भाई? भाई अभी तक पढ़ा है तो हम जानते हैं कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड।
तो यार हमारे पास दो टाइम आ रहे हैं भाई। मैं मान लेता हूँ T1 हो गया 180 बाई में स्पीड है x, और दूसरा हो गया T2 मान लिया 180 बाई में x प्लस 6। ठीक है, अब एक दिमाग लगा के सोचेंगे कि भाई इस स्पीड में ज़्यादा टाइम लगेगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो पता चल रहा है, मान के चलो यार 50 है तो 50 और ये होगी 56 की स्पीड में तो कम लगेगा ना। मतलब उसने कहा T1 माइनस T2 कितना दे रखा है भाई, इसने 1 घंटे का फ़र्क बता दिया भाई। मतलब 180 बाई में x माइनस 180 बाई में x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 हो गया। x इंटू में x प्लस 6 ये हो गया यहाँ पे 180 इंटू एक्स प्लस 6 माइनस 180 x इज इक्वल टू 1। ये ऊपर मल्टीप्लाई 100 कितना आ गया 180x प्लस 1080 माइनस 180x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x। ये कट गया, ये उधर चला जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1080 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमें ऐसी संख्या चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई तो इतनी आए -1080 और जोड़ करने पे 6 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं देखते हैं। तो भाई ऐसे पेयर होते हैं 30 और 36 का, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 36x माइनस 30x माइनस 1080 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालेंगे, ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 36 माइनस 30x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गया x माइनस 30 और x प्लस 36 इज इक्वल टू। तो x की वैल्यू हमारे पास 30 और माइनस 36 आ गई। दो वैल्यू आ रही है भाई, ये ले नहीं सकते। वी विल नॉट टेक x is equal to minus 36 as speed can never be negative. So speed of train (30 km/h). ठीक है भाई, नेगेटिव नहीं लेना है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव भाई, टाइम स्पीड डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी हमारी कभी भी। तो x की वैल्यू हम नहीं लेंगे माइनस का 36। नेक्स्ट हम देखो भाई, और में दे रखा है मोटर बोट वो स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर, टेक्स 1 hour more to go 24 km अपस्ट्रीम देन रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम। ठीक है, सेम स्पॉट पे आना है भाई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल के दिखानी है। तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x km/h। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है भाई x km/h। नेक्स्ट क्या भाई, अब उसने अपस्ट्रीम की बात की डाउनस्ट्रीम की बात की, तो हम सबसे पहले कर लेते हैं स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब कितना हो जाएगा भाई, जिस तरीके से जिस तरफ से, जैसे ऐसे चल रही है नाव और पानी इस तरफ चल रहा है। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी भाई, वो 18 की स्पीड थी तो 18 माइनस एक्स हो जाएगी भाई। और डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे, डाउनस्ट्रीम मतलब इस तरफ ही नाव चल रही है, इस तरफ ही पानी चल रहा है, तो कुछ तो नाव की स्पीड कुछ ये, मतलब 18 प्लस एक्स हो जाएगी। क्लियर है। तो अब हमें क्या पता है इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब टाइम एक तो यो ले रखा है, एक ये वाला ले रखा है, दो अलग अलग टाइम दे रखे हैं। अब स्ट्रीम वाला टाइम करके चलते हैं भाई। डिस्टेंस थी उसकी 24 आवर्स की बाय 18 माइनस एक्स, माइनस करवा देना है क्या 24 बाय 18 प्लस एक्स। देखो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें
कम टाइम लगेगा, तो ज़्यादा टाइम वाले में से कम वाला माइनस करेंगे तो 1 आ गया। एलसीएम लिया 18 प्लस एक्स और 18 माइनस एक्स, ये हो गया 24। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो 18 प्लस एक्स माइनस माइनस बेटा 24 कॉमन गया, ये हो गया 18 और माइनस एक्स है बेटा, यहाँ से अगर आप इसको कट करोगे तो ये रह गया, बच गया माइनस, बट इस माइनस की वजह से प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1, नीचे वाला ऊपर गुना हो जाएगा। तो भाई 18 से 18 कट गया, एक्स एक्स टू एक्स, ये हो गया 48x इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये हो गया 18 18 324 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उठा के इस तरफ लेके आ जाए इसको, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई है। तो ऐसी संख्या जिसकी मल्टीप्लाई करने पर आपका कितना आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 324 आए और प्लस करने पर 48, तो ऐसे होते हैं आपके 54 और 6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। कॉमन निकाले, ये हो गया x इंटू एक्स प्लस 54 माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 और x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आपके पास 6 और माइनस 54 आ गई। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव, वो माइनस में नहीं हो सकती भाई। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पहले भी बताया था मैंने। सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ गई भाई, दैट इज इक्वल टू 6 km/h। भाई ये तो ले ही नहीं सकते, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि नेगेटिव आ गया, तो बाकी जो बच गई वो स्पीड ऑफ स्ट्रीम होगी भाई अपनी। सम नंबर 33 देखो, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD and its diagonal intersect each other at O. Show that AO by BO is equal to CO by DO। बहुत ही अच्छा आसान सा सम दे रखा है। देखो एक ट्राइपेजियम बना लेते हैं, ये हो गया भाई एक ट्राइपेजियम ABC और D। भाई ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ठीक है, तो AB पैरेलल टू CD दे रखा है, मैंने इसके डायगोनल्स को मिलाया भाई यहाँ पे, और ये हो गया, ये O के ऊपर मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करें कि एक लाइन खींची मैंने OE कि ड्रा OE पैरेलल टू AB कर लो। ठीक है, AB के पैरेलल है तो भाई CD के भी होना चाहिए, वो तो दोनों ही पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसके भी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम दो ट्राइंगल्स उठा के देखते हैं क्या करेंगे। देखो फ्रॉम ट्राइंगल, सॉल्यूशन कर रहा हूँ भाई मैं। फ्रॉम ट्राइंगल, एक बार जिसमें OE और AB आया है वो ट्राइंगल उठाया। देखो OE और AB ABD में आया है, ABD कि OE इज पैरेलल टू AB दे रखा है भाई। ठीक है, तो अब अगर ऐसा दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, हम करेंगे क्या कि DE बाय EA इज इक्वल टू DO बाय BO। ये इक्वेशन 1 और कहाँ से आई भाई, ये BPT से आ गया। ठीक है, सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल उठाते हैं जिसमें OE पैरेलल हो CD के। फ्रॉम ट्राइंगल, अब देखो OE और CD तो इसमें है, तो कौन सा ट्राइंगल हो गया, ACD। क्या आ जाएगा भाई, DE बाय EA इज इक्वल टू CO बाय AO। ये होगी 2 और ये भी कहाँ से आ गई, BPT से आ गई भाई। अब देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या कोई चीज़ कॉमन दिख रही है, देखते हैं भाई। अरे दोनों में आया, फ्रॉम 1 and 2 भाई, इसकी और इसकी वैल्यू सेम है, तो हम करेंगे कि DO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय
AO, ठीक है। बट जो प्रूव करवाना था वो तो सेम नहीं है भाई, ऐसा है ही नहीं ये बिल्कुल। तो क्यों ना इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दे, इसको इधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। AO बाय BO इज इक्वल टू CO बाय DO, हेंस प्रूव्ड। अब कहोगे सर ऐसे फर्क कैसे नहीं पड़ा? भाई देखो मैंने लिखा 3/4 इज इक्वल टू 3/4। अगर मैं इसकी इधर मल्टीप्लाई करवा दूँ इसकी इधर, तो क्या फर्क पड़ रहा है? हो गया 4/4 इज इक्वल टू 3/3, कट किया तो 1/1 इज इक्वल टू 1 ही तो आ रहा है। तो इस पे कोई फर्क पड़ा? तो ये तो हो सकता है ऐसे। इसी के और भी दिया कि ABC एंड AMP आर टू ट्राइंगल्स राइट एंगल एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। तो हमें प्रूव करवाना। भाई ये डायग्राम दे रखा है, तो ABC और AMP को हमें पहले प्रूव करवा के दिखाना है, ठीक है। तो करते हैं भाई। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इधर भी 90 का। फ्रॉम ट्राइंगल ABC एंड AMP, भाई एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, रीजन हो गया 90 डिग्री का। भाई क्लियर होगी एक बात? अरे देखो यार, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये वाला एंगल इसमें भी आया और पूरे में भी आया, तो दोनों में कॉमन तो हो गया। तो बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो गया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। तो पहली चीज तो हमारी प्रूव होगी यहां से कि ABC और AMP हमारे सिमिलर हैं, ठीक है। दूसरा एक और इसने कहा कि CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। देखो मैं इसको सीधे भी लिख सकता हूं, CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP। भाई तुम देखो यहां से CA ABC ट्राइंगल में है, PA AMP में है, ठीक है। BC ये रही परपेंडिकुलर तो खींची गई, और MP ये हो गया। और इसका रीजन दोगे तुम ये कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इक्वल रेशियो भी कह सकते हो आप, इनइक्वल रेशियो। देखो भाई क्या कहा है, A vessel open at the top of is in the form of hollow hemisphere mounted by hollow cylinder। एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है भाई, ठीक है। टोटल हाइट दे रखी है 13, डायमीटर 14 दे रखा है भाई, ये 14 है तो रेडियस कितनी होगी 7। और जब बात हेमिस्फीयर की आ जाती है तो ये भी 7 होगा। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी रहेगी भाई 13 माइनस 7 6 रहेगी। तो हमें बताना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सबसे पहले रेडियस लिखते हैं भाई, रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस 7 होगी। टोटल हाइट कितनी दे रखी है भाई, टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर टू 13 माइनस ये वाला जो 7 है, तो कितनी आ गई भाई 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब इसने जो CSA ही क्यों लिया भाई हमने, क्योंकि होलो दे रखा है, खोखला है भाई, वो ओपन ही है, ठीक है। तो खोखला है वो, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर और इसका किया तो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर मीन्स 2 पाई R कॉमन, R प्लस H, या H प्लस R एक ही बात है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू R की वैल्यू है 7 और H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू दे रखी है 6 प्लस R की वैल्यू कितनी है भाई 7। 7 से 7 कट गया, 44 इंटू 13,
572 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्टी फोर का और देखते हैं। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक ईच ऑफ इट्स एंड द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, द डायमीटर एंड ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, फाइंड द सरफेस एरिया। देखो ये डायग्राम दे भी रखा है कि ये तो हो गया भाई सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, और ये हो गया इसका हेमिस्फेरिकल पार्ट। टोटल दे रखी है इसकी 5 mm, सॉरी 14 mm, और डायमीटर है 5। तो रेडियस कितनी आ जाएगी भाई? ये रेडियस हो जाएगी 2.5 या 5/2, 5/2 कर लो। सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी हो जाएगी भाई 2.5 और 5/2। तो हम लिखेंगे इसी चीज़ को कि रेडियस ऑफ कैप्सूल 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है, और 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ठीक है भाई, आगे देखते हैं टोटल लेंथ। टोटल लेंथ mm है भाई, सॉरी ये mm है, 14 mm। क्लियर? आगे लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, देखो 14 में से 2.5 माइनस कर देता हूँ। 14 माइनस 2.5 माइनस 2.5 दैट इज इक्वल टू 14 माइनस 5 कितना आ गया? 9 mm। क्लियर होगी भाई यहाँ तक की चीज़ कि 9 mm आ गया भाई यहाँ तक का इसका, ठीक है। तो ये कितनी आ गई भाई? 9 mm आ गई। अब आगे की बात है सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। surface area of capsule that is equal to CSA of cylinder plus CSA of two हेमिस्फीयर, ठीक है, क्योंकि दो हेमिस्फीयर जोड़ रखी है ना, एक सिलेंडर हो गया और दो हेमिस्फीयर हो गया, मतलब 2πRh प्लस 4πr² हो गया भाई, 2 × 2πr²। तो 2πr कॉमन यहाँ पे हो गया h प्लस 2r, मीन्स 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू है भाई 5/2। h बोले तो 9 प्लस 2 × 5/2, 2 से 2 कट गया, ये इस 2 से 2 कट गया, ये हो गया 110/7 इंटू 14, कितना आ गया भाई? 220 mm²। इंपॉर्टेंट सम है भाई, ये बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है, कई बार आया है भाई पेपर में। सम नंबर 35 देखो, 35 सिटीज़ के बारे में बात हो रही है और मीन लिटरेसी रेट निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो करते हैं यार इसको। लिटरेसी रेट और नंबर ऑफ सिटी, ठीक है। तो ये 45 से 55% है, प्रतिशत है, वो है 3 सिटीज़ में। 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। तो भाई ये कितने दे रखे हैं? 10, ये है 11, ये है 8 और ये है 3। तो सिग्मा FI दैट इज इक्वल टू 35 इसने गिवन कर रखा है, ये FI की वैल्यू है। XI निकाल ले भाई, क्लास मार्क निकाल लेते हैं, इन दोनों को ऐड करवाया, 100/2 कितना आ गया भाई? 50। इन दोनों को ऐड करवाया, डिवाइड बाय में 2, तो कितना आ जाएगा? 60। ये आपका 70, ये आपका 80 और ये आएगा 90। तो सीधा ही कर लेते हैं यार, FI XI तो कितना आ गया भाई? ये 150, ये हो गया 600, ये हो गया 770,
640 और 270। सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 7 और 4 11 और 7 18 और 5 23, 2 और 6 8 और 7 15 और 6 21, 22 और 2 24, 2430 आ गया भाई। तो मीन निकालना है ना, मीन एक्स बार दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, दैट मीन्स 2430 बाय 35। ठीक है, तो इसको कट कर लेते हैं भाई। 5 से किया, 7 पे 4 8 6। ठीक है, अब 7 से कर रहे हैं तो समथिंग आएगा 69.4%। आगे बढ़ते हैं भाई इसके और वाले सम के ऊपर। ऑब्टेन हाइट दे रखी है लेस देन 140 की 4 लड़कियां हैं, लेस देन 145 की 11, लेस देन 150 29, लेस देन 155। देखो भाई ये स्टेटमेंट तो दे रखी है ना, अब हमने इसको क्लास इंटरवल में चेंज करवा के दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे भाई, हाइट इन सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर में। ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स। बेटा सबसे पहली चीज लेस देन 140 दे रखा है तो हम करेंगे बिलो 140 वाली 4 लड़कियां हैं भाई। ठीक है, और सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है तो ये हमारे 4 हैं। क्लियर। उसके बाद आगे वाली चीज जो इसमें गिवन कर रखी है लेस देन 145, तो ये हम करेंगे 140 से 145 वाली। भाई टोटल ये 11 लड़कियां हैं, उनमें से 4 140 तक की होगी ना, तो यहाँ पे रहेगी आपकी कितनी, 7 लड़कियां। क्लियर है। ओके, आगे देखो, आगे लेस देन 150, तो 145 से 150 तक का करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये है 29। ठीक है, 29 है तो उनमें से हमारी 11 लड़कियां 140 तक की हैं, तो ये हमने माइनस कर दिया, कितना रह गया 18। 150 से 155, 155 तक के हैं 40। ठीक है, 40 है, उसमें से 29 तो हमारी 150 तक में काउंट हो चुकी हैं, तो कितनी रह जाएंगी भाई ये 11। 155 से 160 तक है 46 भाई। ठीक है, 46 माइनस कर देंगे यहाँ से 40 को तो आ गया 6, और लास्ट वाला दिया है लेस देन 165। 165 की बात करेंगे भाई, 160 टू 165, तो ये है हमारी 51, तो माइनस कर देना, ये आ गया भाई। हमें इसको चेंज करवाना पड़ेगा, इस तरीके से हमने इसको लिखना है। अगर आप इसको प्लस करवाओगे तो सिग्मा एफ आई दैट इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 51। क्लियर है। तो टोटल फ्रीक्वेंसी या n इज इक्वल टू 51 होगा। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 51, तो n/2 निकाल लेते हैं, मतलब 51 बाय 2 कितना आ गया 25.5। कितना हो गया भाई 25.5। अब ये 25.5 है ना, ये हमने इस लाइन में देखना है। 25.5 के नज़दीक बड़ छोटा कौन सा है, ये वाला, तो सी एफ कितना आ गया भाई हमारे पास 11 आ गया भाई यहाँ से। ठीक है, तो सी एफ की वैल्यू क्यों 11 आ गई। अब सी एफ 11 आ गया तो इससे एक नीचे आओ और इस तरफ सरक जाओ, ये हमारा एफ हो जाएगा। क्या हो जाना बेटा एफ, तो एफ इज इक्वल टू कितना आ गया 18। अब इसके आगे आ जाओ, ये हमारा क्लास इंटरवल हो गया, ये वाली वैल्यू होगी एल की। एल इज इक्वल टू कितना आ गया 145। अगर तुम क्लास इंटरवल लिखो 145 से 150 का आएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा ना बेटा वो तुम्हारा 145 150 के बीच में ही आएगा, ये क्लास इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक और रह गया, वो है एच। एच की वैल्यू, क्लास इंटरवल का साइज कितना है 5 का, तो मीडियन निकालना है ना बेटा। मीडियन क्या होता है,
L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो L की वैल्यू मैंने अप्लाई करवाई 145 प्लस एन बाई टू बोले तो 25.5 माइनस सी एफ कितना है भाई, सी एफ है हमारा 11 बाय में एफ कितना है 18 इंटू 5। ये हो गया 145 प्लस कितना बच गया भाई ये 14.5 इंटू 5 मतलब 72.5 बाय में 18। इसको सोल्व कर लेना भाई। कंप्लीट को जब तुम सोल्व करोगे ना तो तुम्हारा आएगा 145 प्लस 4.03, ठीक है 149.03। ये आपका मीडियन आ गया। मैंने कहा था क्लास इंटरवल जो दे रखा है उसके बीच में ही होगा, तो ये आपका क्लास इंटरवल में ही आया है। तो मीडियन हाइट कितनी आ गई भाई 149.03 सेंटीमीटर। हाँ भाई, सम नंबर 36 केस स्टडी बेस पे आ गया भाई। ठीक है, पार्टी है कि योर फ्रेंड वीर वांट्स टू पार्टिसिपेट इन 200 मीटर रेस। ही कैन करंटली रन द डिस्टेंस इन 51 सेकेंड। विद ईच डे ऑफ प्रैक्टिस इट टेक्स 2 सेकेंड्स लेस। भाई देखो, पहले दिन उसको 51 सेकेंड लगे, फिर प्रैक्टिस करी भाई, उसने प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस के बाद नेक्स्ट टाइम पे उसका कितना हो गया 2 सेकेंड कम हो गए। 2 सेकेंड कम हो गए मतलब 49 सेकेंड हो गया। फिर 2 सेकंड कम हो गए भाई 47 45 ऐसे चलता गया। और वो है ना भाई सब 31 सेकंड में लेके आना चाहता है। क्लियर है? तो वो कितने में लेके आना चाह रहा है, उसको 31 सेकंड के अंदर लेके आना चाहता है। तो हमें यहाँ से क्या क्या पता चला है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, व्हाट टाइप ऑफ सीरीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम दी गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कौन सी टाइप की सीरीज बन रही है, तो ये हमें बताना है भाई। यहाँ से ध्यान दोगे, अगर आप 51 49 47 इस चीज के ऊपर ध्यान दोगे तो ये देखो भाई, ये हमारा डिक्रीज होने लग रहा है यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो सिंस पहले वाले का, सिंस टाइम डिक्रीजेज uniformly, so it is an AP। तो ये क्या बन गया भाई, AP बन गया। अब यूनिफॉर्मली कैसे चेंज हुआ, देखो भाई यहाँ पे कितने का गैप 2 का, यहाँ पे कितने का 2 का, इधर कितने का 2 का। तो ये क्या बन गया, ये AP बन गया भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया ये। ठीक है, अब इसने कहा कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाना है भाई। सेकंड सम इसने पूछा कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। AP का कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है A2 माइनस A1, ये होता है ना कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 किया, दैट मीन्स 49 माइनस 51 दैट इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया भाई। दूसरा भी कर सकते हो ना, 47 माइनस 49 करोगे वो भी -2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2। थर्ड चीज के ऊपर बढ़ते हैं। तो इसने कहा व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल द गोल इज अचीव्ड। भाई 31 सेकंड लाने के लिए, ये जो टाइम लाने के लिए कितने दिन लगेंगे। मींस भाई अपने पास an की वैल्यू है 31, a की वैल्यू है 51, n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू हमारी माइनस का 2। तो an का फार्मूला तो पता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। दैट मीन्स 31 इज इक्वल टू a की वैल्यू 51 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2। तो कितना आ गया, ये इधर माइनस हो गया, 31 माइनस 51 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 2। कितना आ गया, माइनस का 20, और ये नीचे चला जाएगा, -2 इज इक्वल टू n माइनस 1, कट गया 10, माइनस से माइनस, दैट मीन्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 10। तो n इज इक्वल टू 11 आ गया भाई। तो कितने मिनिमम डेज लगे, मिनिमम डेज कितने लगे 11।
तो 11 दिन में वो 31 सेकंड में पहुंच जाएगा भाई। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। एक और चीज कही भाई इसने, nth term of AP is given by an is equal to 2n plus 3, then find the fifth term। an फोर्थ है भाई, an is equal to 2n plus 3, that means a5 निकालना है यार, n की जगह पे 5 आ गया अपना, 2 into 5 plus 3 कितना आ गया भाई, 13 आ गया। ठीक है, ये इस सम से रिलेटेड नहीं है, ये नॉर्मल है कि भाई किसी एपी का अगर हमारा nth टर्म दे रखा है तो हम इस तरीके से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट सम देखो भाई 37 सम, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर बेंट इनटू द मैथमेटिकल शेप, द शेप रिजेंबल एग्जैक्टली द शेप ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे दे रखी है इस शेप में ये चेंज होगी, तो हमें बताना है कि इस शेप का नाम क्या है भाई। भाई याद रख लो, इस चीज को दिमाग में फिक्स करो, ये हमारी पैराबोला की शेप है। ठीक है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 1 है पैराबोला। ठीक है, कौन सी शेप होगी ये, पैराबोला की शेप होगी। भाई आगे देखते हैं, What is the number of zeros of the polynomial formed। यहाँ पे number of zeros मतलब अगर x के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो x एक्सिस को ये कितनी जगह पे कट कर रहा है भाई, तो -2 पे एक कर रहा है, 3 पे, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ गए भाई, इसके 2 हो गए भाई। सेकंड सम का आंसर हो गया 2। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोस में अपने कौन कौन से बन जाएंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हो गया -2 एंड 3, -2 और एंड सॉरी भाई 3, ये 2 बन गए भाई अपने। ठीक है, लास्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ, यही चीज इसने कही थी, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ले भाई ये 3 में यही आना था, -2 एंड 3, ये इसके जीरोज बन गए हैं भाई। क्लियर है, जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। लास्ट वाला इसका, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बना के दिखाना है भाई। देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब मैं 4 नंबर डाल रहा हूँ, x इज इक्वल टू -2 एंड 3 मीन्स x इज इक्वल टू -2, सॉरी यहाँ पे लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3, तो ये इधर आके x प्लस 2 हो गया और ये इधर आके x माइनस 3 हो गया। दैट मीन्स x स्क्वेयर -3x प्लस 2x माइनस 6 मतलब x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया भाई। आखिरी सम की ओर बढ़ते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन इनटू बेंड एंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग। देखो ऐसा दे रखा है इस सवाल को कि ये एक ट्री था भाई, बड़ा सारा पेड़ है और ये यहाँ से टूट गया और टूट के ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ना इधर गिर गया भाई। ठीक है, मैं अगर इसको नाम दूं A, B, C और D। क्लियर है, तो अब इसने कहा कि 30 का एंगल बना रहा है भाई यहाँ पे। ठीक है, वो जो नीचे गिरा है ना वो 8 की डिस्टेंस के ऊपर गिरने लग रहा है। ओके, तो फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। पेड़ की हाइट याद करनी है भाई। हाइट ऑफ ट्री कितनी है, AC निकालना है भाई सबसे पहले तो हमें AC। तो AC क्या है भाई, AC हमारा है BC प्लस BD, CB प्लस BD। क्लियर है, काहे है भाई बताना, AB के बराबर, AB इज इक्वल टू BD है, इस वजह से मैंने करवा दिया ये। क्लियर होगी बात। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा, पहले BCD ही लेना है, एक ही तो है यार। BCD ट्राइंगल में हमारे पास BC की वैल्यू नहीं है भाई। BC बाई में जो गिवन है CD भाई, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, P बाई B होता है हमारा 10 30। ठीक है, तो 10 30 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। BC बाय CD की वैल्यू 8 10 30 होता है 1/√3, ये ऊपर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 8/√3।
1 कह लें, ठीक है। अभी फिर अगेन क्या भाई, बी डी की वैल्यू भी तो निकालनी है। बी डी बाय गिवन है सी डी, बी डी है एच, एच बाय में बी होता है अपना सीकेंट 30, दैट मीन्स बी डी की वैल्यू तो हमें निकालनी है भाई। बाय में सी डी की वैल्यू है 8, ये होता है 2/√3, तो कितना आ गया 16/√3। तो अपने पास दोनों चीज़ें आ गई भाई, बी डी की वैल्यू भी आ गई मतलब इक्वल टू बी डी, ठीक है, और बी सी की वैल्यू। तो भाई हम निकालेंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री दैट इज इक्वल टू बी सी प्लस बी डी, मतलब 8/√3 प्लस 16/√3 सेम है नीचे, तो 8 प्लस 16 मतलब 24/√3 आ गया। तो अब ऐसा तो नहीं चलना चाहिए भाई, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। बाय रैशनलाइजेशन 24/√3 इंटू √3/√3, दैट मीन्स 24√3 बाय में 3 ये कट कर दिया 8, ये हो गया 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई भाई, 8√3 मीटर आ गया भाई, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से। अब इसने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1030। अभी यहाँ से तो हमने किया था ना यार, 1030 की वैल्यू कितनी है, तो वैसे भी हमें पता होना चाहिए भाई। सेकंड पोर्शन में मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि 1030 कितनी है भाई, 1/√3। थर्ड पोर्शन में एक और चीज़ पूछी इसने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30। cos 30 कितना होता है भाई, वो होता है अपना 1/2, ठीक है, सॉरी √3/2। तो बेटा पेपर कंप्लीट हो गया अपना, ठीक है। एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहो भाई। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।